नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। जेपीएससी मेंस 2026 के सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग पेपर 3 इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अकबर की राजपूत और धार्मिक नीति को कवर करने वाले हैं। ये मध्यकालीन भारत से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और यदि आप लोग प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में से किसी एक टॉपिक में से मिडाइवल इंडिया को अगर आप लोग चुन रहे हैं तो वहां के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो हम लोग सीधा सेशन में स्टार्ट करेंगे सेशन को और जल्दी से सेशन समाप्त करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है जेपीएससी मेंस 2026 में। तो प्रश्न है, अकबर की राजपूत नीति और धार्मिक नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्या ये नीतियां केवल साम्राज्यवादी विस्तार के साधन थी अथवा भारतीय संस्कृति समन्वय की आधारशिला भी बनी? तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है अकबर की राजपूत और धार्मिक नीति के संबंध में। यहाँ ध्यान रखिएगा कि समय अब केवल 3 से 4 दिनों का शेष बचा हुआ है और इन्हीं 3-4 दिनों में हम लोग सारे सेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं आप लोगों को यहाँ पे उपलब्ध करा दूंगा। अब यहाँ पे आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है, विश्लेषण कीजिए या समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, चर्चा कीजिए आदि के विषय में कुछल्ले शब्दों के साथ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे प्रत्येक कुछल्ले वर्ड के लिए आपको अलग तरीके से प्रश्न को फ्रेम करने की आवश्यकता होगी, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि जेपीएससी क्या अपेक्षा करेगी आपसे, तो सबसे बड़ी बात है कि वहां पर आपको केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करना है, बल्कि जो घटनाएं घटित हो रही हैं जैसे राजपूत और धार्मिक नीति अकबर की, तो उसके राजनैतिक उद्देश्य क्या थे, उसका प्रशासनिक प्रभाव मुगल शासन काल के दौरान क्या पड़ा, धार्मिक सहिष्णुता का विकास हुआ या नहीं हुआ, या विभिन्न इतिहासकारों ने इन नीतियों के संबंध में क्या मत प्रदान किए हैं और इसकी उपलब्धि, सीमाएं या दीर्घकालीन प्रभावों के विश्लेषण से अपेक्षा करता है जेपीएससी कि आप इन सारे चीजों को इंक्लूड करने का प्रयास करें। अब यदि हम लोग प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न में सबसे पहले अपना इंट्रो लिखेंगे और इंट्रो एकदम धांसू और दमदार होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसमें हम लोगों ने इंट्रो लिया है कि मुगल सम्राट अकबर शासनकाल की अवधि हम लोगों ने बता दी है कि 1556 से लेकर के 1605, काला नौर से लेकर के दिल्ली तक की बात हम लोग कर लिए यहाँ पे। तो 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर ने मुगल साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में रखी थी। तो मुगल सम्राट से प्रारंभ करके कि मुगल सम्राट अकबर को मध्यकालीन भारत का सर्वाधिक उदार और दूरदर्शी शासक माना जाता है। इसकी सफलता का मुख्य आधार केवल सैन्य शक्ति नहीं थी बल्कि उसकी राजपूत और धार्मिक नीति थी। हम इस प्रकार से राजपूत और धार्मिक नीति पर सीधा चले आएंगे और इन्हीं नीतियों ने मुगल साम्राज्य को राजनीतिक स्थिरता प्रदान की, प्रशासनिक दक्षता और सांस्कृतिक समन्वय प्रदान करने का कार्य किया था। और इसी के माध्यम से हम लोग यहाँ पे आगे लिखेंगे कि राजपूत नीति, अब पहले हम लोग राजपूत नीति के विषय में लिख रहे हैं, तो राजपूत नीति के माध्यम से अकबर ने शक्तिशाली राजपूत राज्यों को सहयोगी बना लिया था। जबकि धार्मिक नीति की जब बात करेंगे तो धार्मिक नीति के माध्यम से उसने सुलह कुल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसका अर्थ था सर्वधर्म समभाव की अवधारणा को इसने अपनाया। और इन दोनों नीतियों की जब हम लोग बात करते हैं तो दोनों नीतियों ने भारतीय इतिहास में मुगल राजपूत सहयोग और सम्मिश्रण की एक मिश्रित संस्कृति का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तभी हम लोग गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। सहयोग और सम्मिश्रण की रणनीति यहाँ पे अपना हम लोग एक कल्चर का विकास देखते हैं, संस्कृति का विकास देखते हैं। अब उत्तर की रूपरेखा की बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग अकबर की राजपूत नीति की चर्चा करेंगे तो उसमें अकबर के द्वारा राजपूत शासकों के साथ स्थापित किए गए वैवाहिक संबंध की चर्चा करनी है। मनसबदारी व्यवस्था में उनको जोड़ा गया राजपूतों को और प्रशासनिक भागीदारी उनको दी गई। राजा मानसिंह का नाम इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और हरकाबाई का नाम का उल्लेख आपको इसके अंतर्गत करना पड़ेगा। अब राजपूत नीति की जब बात करेंगे तो राजपूत शासकों को अपनी ओर झुकाने के लिए एक कट्टरवादी सुन्नी शासक को अपने नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा, विशेष रूप से धार्मिक नीतियों में। तो उसने सुलह कुल को स्थापित करने का प्रयास किया, वो बाद की घटना है। उससे पहले उसने जजिया कर को समाप्त किया और इबादत खाना की स्थापना की और उसने सभी धर्मावलंबियों के
जो भी वक्ता थे, जो भी विद्वान थे, उनको आमंत्रित करने का प्रयास अकबर के द्वारा किया जाता है और सभी लोगों के साथ में वह विचार विमर्श कर रहा था। यहाँ ध्यान रखिएगा, इबादत खाने की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो प्रारंभ में केवल यह सुन्नी विद्वानों के लिए खोला गया था। कालांतर में शिया और सुन्नी दोनों को आमंत्रित किया गया और फिर हम लोग देखते हैं कि जब बराबर झगड़े होने लगे उस इबादत खाने में, तो वहां पर वाद विवाद के दौरान उन झगड़ों के बाद अकबर ने सोचा कि क्यों नहीं हिंदू, जैन और बौद्ध विद्वानों को भी आमंत्रित किया जाए। तो ये इबादत खाने की कुछ घटना है। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, तो राजनीतिक स्थिरता अकबर की राजपूत और धार्मिक नीति के परिणाम थे कि मुगल काल में राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुई और सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा मिला। ये दो महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे हमें दिखाई देती है। अब बात करेंगे अकबर की राजपूत नीति की, तो यह अकबर की सबसे सफल राजनीतिक रणनीति मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, ये पॉलिटिकल रणनीति थी, न कि अकबर को अगर हम लोग देखें तो अपने साम्राज्य को बचाने और सुदृढ़ करने के लिए उसने राजपूतों को सहयोगी के रूप में अपने साथ में जोड़ने का प्रयास किया और वह उसकी राजपूत नीति में हमें दिखाई देता है। इसका उद्देश्य केवल क्या था कि केवल विजय प्राप्त करना नहीं है, बल्कि राजपूतों को साम्राज्य का सहभागी बनाना था। अब ये जो समकालीन अगर हम लोग देखते हैं इतिहास को खंगाल करके, तो वहां पर दो ग्रुप बड़े प्रबल थे। एक अगर हम लोग देखें तो बाबर के साथ आए हुए उज्बेक और तुर्क जो अमीर थे वो काफी शक्तिशाली थे और वो अमीर जो थे चाहते थे कि अकबर को सत्ता से हटा करके कोई एक ऐसा व्यक्ति सत्ता पे बैठे जो कि अकबर से ज्यादा सुदृढ़ हो। तो उनको काउंटर बैलेंस करने के लिए अकबर ने यहाँ के देसी राजपूत शासकों को अपने साथ में करने का सोचा, क्योंकि यहाँ के जो देसी राजपूत शासक थे उनको सामाजिक मान्यता प्राप्त थी। तो सामाजिक मान्यता प्राप्त राजपूतों को अपने साथ में जोड़ करके उज्बेक और तुर्क अमीरों को काउंटर बैलेंस करने का प्रयास अकबर के द्वारा किया गया था। अब इसके लिए अकबर ने किया क्या, तो इसके प्रमुख तत्वों को जब हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले उसने राजपूत शासकों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो अकबर ने कई राजपूत घरानों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है आमेर या जयपुर के राजा भारमल की पुत्री थी, जिसे हरकाबाई या बाद में अकबर ने नाम दिया था मरियम उज्जमानी से विवाह करना, और इससे अकबर राजपूतों के मध्य विश्वास स्थापित करने में सफल हो जाता है। उसके बाद जब इसने मनसबदारी प्रथा लाई तो मनसबदारी में राजपूतों को उच्च स्थान प्रदान किया, उनको उच्च प्रशासनिक और सैन्य पद प्रदान किए, जिसमें प्रमुख अधिकारियों की चर्चा कर सकते हैं राजा मान सिंह की, भगवान दास टोडरमल और बीरबल जो कि एक हिंदू दरबारी था। तो इन सभी को मनसबदारी व्यवस्था में स्थान दे करके राजपूतों और हिंदुओं के अंतर्गत एक विश्वास जताने का प्रयास किया कि आपके लिए भी हम लोग यहाँ पे स्थित हैं। तो इससे प्रशासन में अगर हम लोग देखते हैं तो हिंदुओं का भी प्रतिनिधित्व बढ़ता चला गया। सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त की। अब मुगल भारत पर शासन कर रहे थे, लेकिन यहाँ की जो अधिकांश प्रजा थी वो तो हिंदू थी, तो उनको धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का कार्य पहली बार अकबर के द्वारा किया गया। उसे अपने धर्म का पालन करने के लिए मंदिर निर्माण, धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। जजिया कर को समाप्त किया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। हिंदुओं से जो वसूला जाता था धार्मिक टैक्स, वो टैक्स समाप्त करके उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करने का कार्य अकबर के द्वारा किया गया। अब स्थानीय स्वायत्तता की बात करेंगे तो राजपूत शासकों की विदेश नीति के संदर्भ में तो अकबर ने नियंत्रण रखा, लेकिन उनको आंतरिक स्तर पर आंतरिक प्रशासन के लिए उसने स्वायत्तता प्रदान कर दी। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि राजपूत शासक केवल जो सर्वोच्च सत्ता थी वह मुगल शासक अकबर को ही मानती थी, उनको स्वीकार करते थे। इसने केवल युद्ध नहीं बल्कि सहयोग भी किया। यहाँ ध्यान रखिएगा कि अधिकांश राजपूत राज्यों ने स्वेच्छा से सहयोग किया मुगल साम्राज्य का और अकबर का, लेकिन इसमें एक अपवाद है। मेवाड़ के महाराणा प्रताप जो कि प्रारंभिक इन्होंने हमेशा विद्रोह किया, इसी के लिए हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ था। और प्रारंभिक चरण की हम लोग बात करते हैं तो मारवाड़ के कुछ शासक जो थे उन्होंने भी अकबर की इस नीति का विरोध किया था, परंतु कालांतर में सभी लोग यहाँ पे
एकीकृत हो जाते हैं अकबर के साथ में, केवल महाराणा प्रताप को छोड़ करके। अब इसके उद्देश्य की बात करेंगे कि आखिर राजपूत नीति का उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले राजनीतिक उद्देश्य की बात करते हैं। तो राजनीतिक उद्देश्य में हम लोग डालेंगे कि उत्तर भारत में राजनीतिक स्थिरता स्थापित करना अकबर का मूल उद्देश्य था। उसके बाद प्रांतीय विद्रोहों पर कड़ा नियंत्रण रखना। अब प्रांतों में विशेष रूप से राजपूत वर्ग के जो भी शासक थे वो लगातार विद्रोह कर रहे थे। अब उन विद्रोहों पर अंकुश लगाने के लिए उनसे संबंध स्थापित करना अकबर का मूलभूत उद्देश्य था। साथ ही साथ हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि बाबर के साथ आए हुए उज्बेक और तुर्क अमीरों पर काउंटर बैलेंस करने के लिए या नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारत के सामाजिक मान्यता प्राप्त शासक वर्ग जो कि राजपूत थे उनके साथ संबंध स्थापित करने का कार्य किया। तो ये राजनीतिक उद्देश्य हो गए। हमारे सैन्य उद्देश्य की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि जब अकबर ने राजपूतों के साथ में संबंध का विकास किया तो उन्हें कुशल और साहसी राजपूत सैनिकों की सहायता मिल गई जो कि मुगल साम्राज्य के विस्तार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इवन हम लोग हल्दी घाटी के भी युद्ध को देखते हैं तो मानसिंह को भेजा गया था अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। उसमें राजपूत फौजें जो थी राजपूत फौजों के अगेंस्ट में लड़ रही थी और इससे क्या हुआ तो साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार हो गया। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करेंगे तो स्थानीय स्तर पर जब हम लोग देखते हैं तो भारत में प्रचलित शासन व्यवस्था को राजपूत शासक भली भांति जानते थे। तो स्थानीय हिंदू राजाओं का शासन में उन्होंने सहयोग लिया और योग्य और अनुभवी अधिकारी जो थे उनकी उपलब्धता मुगल प्रशासन को मिल सके, जिसके कारण मुगल प्रशासनिक क्षमता में लगातार विकास होता गया और उसकी दक्षता अब बढ़ती चली गई। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो प्रमुख व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा की बात करेंगे तो उसे सुनिश्चित करने के लिए राजपूत शासकों का सहयोग प्राप्त हुआ। यहाँ पे उदाहरण दे सकते हैं कि गुजरात तक जाने के लिए दिल्ली से राजस्थान को क्रॉस करना होता था और राजस्थान के जो शासक थे अतिरिक्त वहां पे या तो टैक्स वसूलते थे या वो मार्ग यदि मुगल सेना जा रही है तो उसे लूटने का प्रयास करते थे। तो यहाँ पर उस सड़क को या व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई इस नीति के द्वारा और इन राज्यों से नियमित भू राजस्व की प्राप्ति होती गई जिससे मुगल राजकोष लगातार बढ़ता चला गया, जिससे कि यहाँ पे जो साम्राज्य विस्तार करना था यह ज्यादा आसान हो गया। अब उपलब्धियों की बात करेंगे, आखिर अकबर के राजपूत नीति की महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या थी। तो मुगल साम्राज्य का तीव्र और व्यापक भौगोलिक विस्तार हुआ, साम्राज्य को निष्ठावान और विश्वसनीय राजपूत सैन्य बलों की प्राप्ति हो गई जो साम्राज्य विस्तार में भूमिका निभा रहा था। मुगल शासन जो था आंतरिक रूप से अत्यधिक स्थिर और सुदृढ़ हो गया क्योंकि विद्रोह नहीं हो रहा था कहीं पे। राजपूत शासक जो थे केवल महाराणा प्रताप को छोड़ करके मुगलों के प्रति विद्रोह नहीं कर रहे थे। तो जो अनावश्यक रूप से सैन्य संसाधन और जो धन था वो विद्रोह को दबाने में खर्च नहीं हो रहा था। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच उच्च स्तर पर प्रशासनिक सहयोग बढ़ा जिससे प्रशासन में दक्षता आई। जहां एक और अगर हम लोग देखें कि स्थानीय जो भी नियम कानून थे या जो भी चीजें थी वो राजपूत शासक भली भांति उसको जानते थे और उसी के अनुरूप उन्होंने नीतियों का या योजनाओं का निर्माण करने का प्रयास किया जिससे कि प्रशासनिक स्तर में दक्षता में वृद्धि हो पाई। और इस कालखंड को हम लोग भारतीय इतिहास में संस्कृति समन्वय एवं प्रगति का कालखंड मानते हैं और संस्कृति समन्वय के कारण ही मुगल काल में काफी उल्लेखनीय प्रगति देखते हैं, जिसे हम लोग चित्रकला के रूप में देखते हैं या स्थापत्य कला के रूप में देखते हैं या अकबर के काल में हुए साहित्य के विकास को देखते हैं। तो ये इन्हीं नीतियों का परिणाम था कि अकबर के कालखंड में इस प्रकार या उत्तर अकबर के बाद इस प्रकार का हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे विकास कार्य होता है। लेकिन इस नीति की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस थी, सीमाएं थी। अब सीमाएं क्या थी कि जो भी सभी राजपूत थे वो मुगलों के पूर्ण सहयोगी नहीं बने थे। उदाहरण में राणा प्रताप का नाम हम लोग ले सकते हैं। मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने जीवन भर अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी और लगातार संघर्ष कायम रखा, ये ध्यान रखिएगा। और यह जो सहयोग नीति थी मुख्यतः राजपूत अभिजात शासक वर्ग तक ही सीमित रही। ध्यान रखिएगा कि ये जो सहयोग की भावना थी
यह केवल राजपूत शासकों तक ही सीमित था। सारी राजपूत आम जनता या भारत की जो स्थानीय हिंदू आबादी थी वो आम जनता तक इसका सीधा जुड़ाव बहुत कम ही हो पाया था। और स्थानीय स्तर की जब बात करेंगे तो विभिन्न धार्मिक और सामाजिक तनाव पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाए थे, ये इसकी अपनी लिमिटेशंस थी। अब धार्मिक नीति की बात करेंगे तो धार्मिक नीति की जब हम लोग चर्चा करेंगे तो अकबर की जो धार्मिक नीति थी वह मध्यकाल में एक प्रगतिशील और दूरदर्शी सोच को परिलक्षित करती है और यह अकबर के शासन का एक प्रमुख मील का पत्थर माना जाता है। इसके अंतर्गत अकबर ने क्या किया कि जजिया कर को 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया। अब देखिए राजपूतों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए 1564 में सबसे पहले इसने जजिया कर को समाप्त किया था, यह ध्यान रखिएगा। यह एक धार्मिक कर था और इसकी समाप्ति के उपरांत जो धार्मिक समानता की भावना थी वह सुदृढ़ हो पाई। साथ ही साथ अकबर को राजपूतों का सहयोग प्राप्त हो पाया। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया, यानी जो भी हिंदू तीर्थ यात्री थे वो अगर तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो मुगल काल में या हम लोग देखते हैं सल्तनत काल में उनसे तीर्थ यात्रा कर वसूल किया जाता था। इस तीर्थ यात्रा कर को पूरी तरह से समाप्त करके आम हिंदू जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास अकबर के द्वारा किया गया। 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की गई। यहाँ प्रारंभ में इस्लाम और बाद में विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच वाद विवाद और विचार विमर्श का आयोजन किया जाता था। इसमें भाग लेने वाले जो विद्वान थे वो न केवल मुस्लिम, शिया या सुन्नी से संबंधित थे बल्कि हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसियों को भी यहाँ पे आमंत्रित किया जाता था अकबर के द्वारा और उनके धर्म में प्रचलित अच्छे चीजों को वह जानने का प्रयास करता था। इसी का परिणाम हुआ कि अकबर ने अपनी एक नीति सुलह एक कुल का प्रतिपादन किया और अकबर की धार्मिक नीति का मूल सिद्धांत यही था कि सुलह कुल का शाब्दिक अर्थ हम लोग बताएंगे कि सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान या सार्वभौमिक शांति। यह नीति जो थी शासन के संकीर्ण धार्मिक सीमाओं के ऊपर यह अपने आप को रखने का प्रयास किया और केवल धर्म के आधार पर शासन के संचालन को इसने वरीयता नहीं दी, अपितु लोक कल्याणकारी भावना से प्रेरित होकर के इस नीति के अंतर्गत अकबर ने शासन का संचालन किया। इसके बाद उसने महजर की घोषणा की 1579 ईस्वी में। अब महजर क्या हुआ तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि धार्मिक विवादों में अंतिम व्याख्या करने का जो निर्णय था वह सम्राट अकबर को प्राप्त हो गया। या किसी भी वाद विवाद की स्थिति में अकबर जो बता देगा कि भैया ये चीज सही है तो वो सभी के द्वारा मान्य होता था। तो यहीं पर हम लोग देखते हैं कि अधिकार, ये जो व्याख्या करने का निर्णय का अधिकार था यह सम्राट अकबर को प्राप्त हो गया और इससे राज्य के मामलों में जो भी कट्टर रूढ़िवादी उलेमा का जो राजनीतिक प्रभाव था उसे अकबर ने कम करने का प्रयास किया था, यह ध्यान रखिएगा। इसके बाद दीन इलाही 1582 ईस्वी में इसने घोषणा की अपने धर्म की और अकबर ने विभिन्न धर्मों के श्रेष्ठ और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित दीन इलाही या इसे हम लोग तौहीद इलाही के नाम से भी जानते हैं उसका प्रतिपादन किया। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी इस धर्म की कि वह नैतिकता पर बल देता था, अत्यधिक सहिष्णु था, सम्राट के प्रति पूर्ण निष्ठा भाव प्रकट करना पड़ता था। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि यह कोई नया जनधर्म नहीं था बल्कि एक सीमित दरबारी नैतिक संहिता थी। इससे अकबर चाहता था कि उसके इर्द गिर्द जो भी उलेमा वर्ग हो या जो भी उसके अमीर हो या जो भी प्रमुख सेनापति हो या अधिकारी हो इस धर्म को अपना करके अकबर के प्रति अपनी पूर्ण स्वामी भक्ति और निष्ठा भाव का प्रदर्शन करे। इससे उसे दरबार में होने वाले विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों पर रोक लगाने का प्रयास अकबर के द्वारा किया गया था। यहीं पर हम लोग देखते हैं कि अकबर के कालखंड में विभिन्न संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। जैसे यहाँ पे सांस्कृतिक संवाद को बढ़ाने का इसका मूल उद्देश्य था कि संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया जाए। इसके लिए अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की गई जिसके अंतर्गत महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम रखा गया रज्मनामा। इसके अतिरिक्त रामायण, अथर्ववेद और पंचतंत्र का भी फारसी में इस कालखंड में अनुवाद हुआ था।
अब धार्मिक नीति के उद्देश्यों की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखेगा कि इसका राजनीतिक उद्देश्य क्या था। तो साम्राज्य की जब हम लोग बात करते हैं मुगल साम्राज्य की, तो उसमें बहुसंख्यक लोग थे गैर मुस्लिम समुदायों के अंतर्गत मुगल साम्राज्य में विश्वास और अटूट समर्थन प्राप्त करना इसका मूल उद्देश्य था। प्रशासनिक की बात करेंगे कि बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सभी योग्य वर्गों को शासन और प्रशासनिक गतिविधियों में शामिल करना, जिससे कि जो प्रशासन की जो दक्षता थी वो लगातार बढ़ती गई। सामाजिक की बात करेंगे तो विभिन्न धार्मिक समुदायों के मध्य जो अनावश्यक कटुता थी और सांप्रदायिक संघर्ष जो लगातार बढ़ते रहते थे, उसको समाप्त करके साम्राज्य के अंतर्गत एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का विकास किया जाए। संस्कृति की बात करेंगे तो अखंड भारतीय समन्वित सम्मिश्रित संस्कृति की ठोस आधारशिला रखना इस धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य था। यानी कमोवेश अगर हम लोग देखें तो जो धार्मिक तनाव पनप रहे थे समाज के अंदर, उस तनाव को समाप्त करके जो साम्राज्य था उसमें एक स्थिरता प्रदान करने का प्रयास अपनी इस नीति के द्वारा अकबर के द्वारा किया गया था। इसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? तो संपूर्ण भारत में धार्मिक सहिष्णुता के एक नए युग की शुरुआत हुई और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का विकास हुआ, सर्वधर्म समभाव की भावना का विकास हुआ। ये सब कीवर्ड को हम लोग अपने आंसर में मेंशन करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जितने भी कीवर्ड मैं बोल रहा हूँ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, सर्वधर्म समभाव, ये सबको अपने आंसर में आप लोग ऐड कीजिएगा। इससे आपका जो आंसर होगा वो काफी बेहतर होगा। और जब भी कीवर्ड लिखिएगा तो उसको अंडरलाइन करने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। इसके बाद प्रशासनिक स्तर की बात करेंगे तो वहां पर हिंदू मुस्लिम एकता और परस्पर सहयोग की चरम सीमा पर यह पहुंच चुका था। और जब भी देखिएगा तो अकबर ने अपने प्रत्येक अभियान में एक हिंदू और एक मुस्लिम सेनापति दोनों को समान रूप से सेम दायित्व देकर के अभियान पर भेजा करता था। ध्यान रखेगा, इसे काउंटर चेक एंड बैलेंस की नीति भी हम लोग कह सकते हैं। कला और साहित्य और दैनिक जीवन में बहुआयामी संस्कृति का समन्वय हमें देखने को मिलता है। और उलेमा वर्ग का जो अनुचित या अनपेक्षित प्रभाव था राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर, उस हस्तक्षेप में कमी आई और एक प्रशासनिक स्थिरता की स्थापना हुई और राजनीतिक तौर पर मुगल साम्राज्य स्थिर और सशक्त हुआ। लेकिन इसकी अपनी सीमाएं थी कि अकबर के द्वारा जब दीन इलाही धर्म को प्रारंभ किया गया तो यह आम जनमानस में लोकप्रिय नहीं हुआ। केवल जो दरबार था, दरबार के अत्यंत कट्टर मुस्लिम वर्गों के द्वारा इस नीति का लगातार गुप्त और अप्रत्यक्ष तौर पर हम लोग देखते हैं कि लगातार विरोध किया गया। इसमें हम लोग साहित्यकार बदायूनी की चर्चा कर सकते हैं कि बदायूनी ने अकबर के विरोध में विद्रोह करने की बात भी कही थी। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो कुछ रूढ़िवादी हिंदू समूहों ने भी अकबर के इन सुधारों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया और उसकी उदारवाद नीतियों का प्रभाव मुख्य रूप से शाही दरबार तक ही सीमित रहा। लगभग 18 व्यक्ति जो थे उन्होंने दीन इलाही या तौहीद इलाही को अपनाया था। लेकिन जो सुदूर ग्रामीण समाज था वह अकबर के इस धार्मिक नीति से उस कालखंड में भी अछूता रहा था। अब जब हम लोग तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं दोनों नीतियों का तो हम लोग 4 पैरामीटर लेंगे: उद्देश्य, साधन, परिणाम और प्रभाव पर। तो राजपूत नीति की बात करेंगे तो मुगल साम्राज्य का राजनीतिक एकीकरण करना इसका मूल उद्देश्य था। राजपूत नीति का वही धार्मिक नीति की बात करेंगे तो साम्राज्य के अंतर्गत धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ाना मूल उद्देश्य था। प्रमुख साधन की बात करेंगे तो राजपूत नीति में अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और मनसबदारी, जागीरदारी तथा स्थानीय स्वायत्तता को बढ़ावा देने का प्रयास करके राजपूतों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने सभी धर्मों को मिलाकर के नैतिकता के जो भी अच्छे चीजें थी उसे सुलह कुल के अंतर्गत शामिल करने का प्रयास किया और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। साथ ही साथ जजिया और तीर्थ यात्रा जैसे करों को समाप्त करने का प्रयास किया, जिसे हिंदुओं को दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में मान्यता देता था। परिणाम क्या हुआ? तो राजपूत नीति का परिणाम हुआ कि अकबर को राजपूत सैनिकों और शासकों का अटूट सहयोग और सैन्य सहायता प्राप्त हो सका। वहीं धार्मिक नीति के अंतर्गत हिंदू मुस्लिम सामाजिक समरसता और सह अस्तित्व की भावना का विकास होता है। प्रभाव क्या हुआ?
तो मुगल साम्राज्य के सुदूर क्षेत्रों तक भौगोलिक विस्तार हुआ राजपूत नीति के कारण और धार्मिक नीति के कारण। महान सम्मिश्रित संस्कृति जिसे हम लोग गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जानते हैं, एक कंपोजिट कल्चर का विकास हम लोग देखते हैं इस धार्मिक नीति के अंतर्गत। तो तुलनात्मक विश्लेषण भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा और इस टेबल के अनुसार ही आप लोग इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब इस दोनों नीतियों के ऊपर में जो भी इतिहासकार हैं उनका क्या मत है, तो सबसे पहले समकालीन अबुल फजल की बात करते हैं। तो अबुल फजल ने लिखा कि अकबर को आदर्श न्यायप्रिय शासक मानते हुए उसकी राजपूत और धार्मिक नीतियों को पूर्णतः न्याय और सर्वधर्म सहिष्णुता पर आधारित माना है। B.A. स्मिथ साहब ने इसकी आलोचना की है कि अकबर की सुलह-ए-कुल और धार्मिक नीति को तत्कालीन व्यवहारिक राजनीतिक दूरदर्शिता और महान व्यक्तिगत उदारता का उत्कृष्ट उदाहरण माना है। वहीं सतीश चंद्रा कहते हैं कि राजपूत नीति ने मुगल साम्राज्य को अभूतपूर्व स्थायित्व और सुरक्षा प्रदान की और उसकी धार्मिक नीति ने संपूर्ण सामाजिक एकीकरण को बल दिया। यानी जहां भी आप जाइएगा तो सभी इतिहासकारों का एक मत है कि मुगल साम्राज्य की स्थिरता और उसकी सुरक्षा के लिए अकबर ने इस प्रकार की राजपूत और धार्मिक नीति का प्रतिपादन किया। इरफान हबीब साहब लिखते हैं कि अकबर की नीतियां मुख्यतः नव स्थापित विशाल साम्राज्य को सुदृढ़ करने का राजनैतिक साधन थी, यद्यपि इसके दूरगामी सामाजिक सांस्कृतिक परिणाम के रहे। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि अकबर की महान ऐतिहासिक सफलता का उद्देश्य प्रमुख और ठोस कारण उसकी उदारवादी, सहिष्णु और सर्व समन्वयवादी राष्ट्रीय नीतियां थी। एम अथर अली लिखते हैं कि राजपूतों को मुगल प्रशासनिक और सैन्य अभिजात वर्ग में सक्रियता से भागीदार बनाना मुगल राज्य की दीर्घकालिक स्थिरता का मुख्य आधार स्तंभ बना। यानी हम लोग जो भी देखेंगे कि अकबर की चाहे राजपूत नीति हो या धार्मिक नीति, इसका मूल उद्देश्य था मुगल साम्राज्य की स्थायित्व, स्थिरता और उसे सुदृढ़ता प्रदान करना। ये मूल इन सभी इतिहासकारों के मतों से निकल करके आता है। अब आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे तो इसके सकारात्मक पक्ष को यदि हम लोग दर्शाएं तो दोनों नीतियों का एक ही साथ हम लोग आलोचना कर रहे हैं। सकारात्मक पक्ष था कि सुदृढ़ राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण हुआ, बिल्कुल सही बात है। योग्यता और सहिष्णुता पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था या ढांचे का निर्माण मुगल काल के इस कालखंड के दौरान होता है। अभूतपूर्व राजपूत मुगल सामरिक सहयोग बना, महाराणा प्रताप का आप लोग उदाहरण दे सकते हैं। भारतीय बहुलतावाद और सम्मिश्रित संस्कृति को यहाँ पे बढ़ावा मिला, उसे बल मिला और आगे यह विकसित होती रही। नकारात्मक पक्ष की बात करेंगे तो दीने इलाही का अत्यंत सीमित व्यवहारिक प्रभाव था। मेवाड़ जैसे स्वाभिमानी राज्यों द्वारा कड़ा और निरंतर विरोध किया गया अकबर की नीतियों का मूल लाभ राज दरबारी अभिजात वर्ग तक ही सीमित था। आम जनता को इन नीतियों से ज्यादा लाभ नहीं मिला। इसके अतिरिक्त जो अनुदार उत्तराधिकारी थे वो इन्हें पूरी तरह से लागू नहीं रख पाए। हम लोग औरंगजेब की बात करते हैं या उसके बाद उत्तरवर्ती मुगल शासकों की बात करते हैं तो उन लोगों ने अकबर की इस उदार नीतियों को पूरी तरह से लागू नहीं कर पाया। अगर औरंगजेब ने तो बाकायदा जजिया कर को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया था। तो इस प्रकार से हम लोग सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को लिखेंगे। जब माइंड मैप की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अकबर की राजपूत नीति इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, धार्मिक नीति बनाएंगे और राजनीतिक स्थिरता और सम्मिश्रित संस्कृति का विकास हो। तो इस प्रकार से हम लोग डायग्राम को बना सकते हैं। निष्कर्ष में लिखेंगे, निष्कर्ष सकारात्मक लिखिएगा, नकारात्मक लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि अकबर की राजपूत नीति और धार्मिक नीति ने मुगल साम्राज्य को केवल सैन्य शक्ति के आधार पर नहीं बल्कि सहभागिता, सहिष्णुता और समन्वय के आधार पर सुदृढ़ बनाया। राजपूतों को प्रशासन में सम्मानजनक स्थान देकर के अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। सुलह-ए-कुल, जजिया उन्मूलन और इबादत खाना जैसी पहलों ने धार्मिक अस्तित्व की भावना को प्रोत्साहित किया। यद्यपि इन नीतियों की कुछ सीमाएं थी, इन्हें पूरी तरह से जनस्तर तक नहीं पहुंचाया जा सका या आम जनमानस तक इसे पहुंचाने में अकबर असफल रहा। फिर भी भारतीय इतिहास में ये समावेशी शासन और सम्मिश्रित संस्कृति का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग अपना आंसर का निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।